हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने इस वीडियो में एक सिनेमा के विषय में यहाँ पे चर्चा करूंगा। ये सिनेमा के विषय में तो है, लेकिन ये सिनेमा से भी कई ज़्यादा ये एक बंदे के विषय में है जो इस सिनेमा को लेकर लगातार वीडियोस बनाए जा रहा है, लगातार व्यूज़ कमाए जा रहा है। और ये जो बंदा है, ये जब भी वीडियोस बनाता है हमेशा ऐसा हगने वाला वीडियो बनाता है और ऐसी ऐसी बातें करता है जिसके बाद इस बंदे को मार डालने का सच में मन करता है। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आपका खून भी खौल उठता है। पहले पहले सबने इस बंदे को बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान समझा था, लेकिन आजकल वो जिस तरह की वीडियोस बनाता है उससे ये साबित हो गया है और सब लोग जान गए कि ये जो बंदा है ये एक धंधेबाज बंदा है। ठीक है, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए ये अपना ईमान बेच सकता है, पैसों के लिए अपना देश को बेच सकता है और पैसों के लिए अपना जिस्म, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ बेच के खा सकता है। तो आप सब जानते हो वो बंदा कौन है। बिल्कुल सही समझा, वो जर्मन शेफर्ड है, मतलब कुत्ता नहीं, वो कुत्ता नहीं। इस बंदे को सब जर्मन शेफर्ड कहते हैं क्योंकि ये जर्मनी में रहते हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तानियों के लिए, भारत के लिए उसके दिल में बहुत जगह है। भारत के लिए उसका दिल बहुत रोता है, अपने आप को हरियाणवी कहता है और नाम है उसका ध्रुव राठी। लेकिन लोग उसे बहुत सारे नाम दे चुके हैं। कोई दुग्गल साहब कहते हैं, कोई बदरुद्दीन राशिद कहते हैं, पाकिस्तान का एजेंट, पाकिस्तान का चमचा कहते हैं, राहुल गांधी का चमचा कहते हैं और भी ऐसे बहुत सारे नाम इस बंदे को दिया गया है। तो इस बंदे ने जब शुरुआत में वीडियोस बनाई तो बहुत लोगों को लगा कि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा है, इसकी वीडियोस हमें देखना चाहिए। और वेरी सैडली स्पीकिंग, अभी तक उन लोगों को यही लगता है कि ये ध्रुव राठी जो है बहुत सही बात करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ध्रुव राठी जैसे जोकर्स जो है हमारे देश में ये महापुरुष बन चुके हैं। और 2 दिनों के बाद हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कहीं ध्रुव राठी का मूर्ति बन गया हो। कहा नहीं जा सकता, ध्रुव राठी को हिस्टोरिकल फिगर बनाकर उनका मूर्ति कहीं हमारे देश में बन ना जाए। हरियाणा में बन सकता है या कहीं और बन सकता है, वी डोंट नो। तो जब से धुरंधर रिलीज हुई है तो तब से ये दुग्गल साहब जो है ये काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं। मतलब रिलीज होने से पहले से ही इनकी गांठ फटी हुई थी। ये ट्वीट कर रहे थे, आदित्य धर को अटैक कर रहे थे और अभी तक आदित्य धर को अटैक सिर्फ कर ही नहीं रहे, आदित्य धर को धमकी भी दे रहे। पर्सनली आदित्य धर को धमकी दे रहे थे, तू करके आदित्य धर को जो चाहे वो गालियां देते आ रहे हैं। मतलब इनका बस चले तो आदित्य धर के सर पे अपना वो गैटलिंग गन होता है ना, गैटलिंग गन का सारे गोलियां उड़ा दे, सारी गोलियां मतलब धर दे आदित्य धर के सर पे। मतलब आदित्य धर को तो वो ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे आदित्य धर कोई टेररिस्ट है और उन्होंने बहुत बड़ा मतलब अपराध कर लिया धुरंधर को बना के। धुरंधर से इसकी गांड इतनी फटी हुई है साले की। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई सिनेमा इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बनता है तभी उस सिनेमा को गाली देने के लिए ये हमारे दुग्गल साहब, ज्ञानी महापुरुष अपने वीडियो लेकर आ जाते हैं। तो इन्होंने इस बार दावा किया है कि अब वो ऐसे वीडियो लाएंगे जिससे धुरंधर ने जो ये पैसा कमा रहा है, धुरंधर ने ये जो तारीफें कमाई है, सारी तारीफें, सारे पैसा ही धुरंधर 1 मिनट पर गवा देगा उसकी वीडियो देखने के बाद। ये उनका दावा है। तो उन्होंने AI से एक घटिया वीडियो बनाया भवंडर नाम के, जहाँ पे उन्होंने मोदी जी को विलेन दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि जो पुलवामा में अटैक्स हुई, जो पहलगाम में अटैक्स हुआ, ये सब मोदी जी ने करवाया ताकि मोदी जी इलेक्शंस में जीत सके। उन्होंने ऐसा दिखाया है। और सही बात बताओ, इनका एजेंडा देखकर तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये पाकिस्तान के संग रहते हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए इनका दिल कुछ ज़्यादा ही रोता है और कांग्रेस के लिए इनका दिल कुछ ज़्यादा ही रोता है। ये तो अब मैं जो बताने वाला हूँ उसी से साबित होने वाला है। चलिए आते हैं उस वीडियो में। तो इस वीडियो में उन्होंने बहुत सी बातें कही है
उन्होंने ये कहा कि ये सिनेमा जो है ये एक्चुअली फिक्शनल सिनेमा है, इसमें रियल नाम की कोई चीज नहीं है, इसको बायोपिक के तौर पर इसको मतलब इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इंसिडेंट्स ऐसे लिखाई से आदित्य धर ने जनता को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने ये कहा कि जनता को फिक्शन और रियलिटी में फर्क बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और यार रियलिटी के नाम पर जनता को उन्होंने कुछ भी परोस दिया, कुछ भी दिखा दिया। तो पहली बात तो ये है मिस्टर ध्रुव राठी के भाई साहब, दुनिया के आप कोई भी बायोपिक्स उठाकर देख लीजिए, आप एक ऐसा बायोपिक बताइए, एक ऐसा फीचर बायोपिक फिल्म बताइए, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्री छोड़कर एक ऐसा बायोपिक फीचर फिल्म दिखाइए जहां पर कोई फिक्शनल सीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। भाग मिल्खा भाग जब बनी थी तब आपने उस फिल्म की बहुत तारीफ करी, लेकिन उस भाग मिल्खा भाग में भी बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो कि फिक्शनल थी। और ये बात मिल्खा सिंह खुद अब जिंदा रहते वक्त मीडिया के सामने आकर कहा था कि कुछ सीन्स यहां पर फिक्शनल रखी गई है, उन्होंने खुद स्वीकारा था। और दुनिया के जितने भी तमाम बायोपिक्स हमने देखा, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, या कोई भी और फॉरेन सिनेमा हो या कोई रीजनल सिनेमा हो, यहाँ पे कोई फिक्शनल सीन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अगर कोई फिक्शनल सीन हम ना रखें तो और भी एग्जैजरेटेड तरीके से और ड्रामेटिक तरीके से सिनेमा को हम दिखा नहीं पाएंगे, तो ऑडियंस एंटरटेन नहीं होगी। और अगर हम पूरा रियलिस्टिक ही दिखाएंगे तो सिनेमा डॉक्यूमेंट्री नहीं लगेगी। तो डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्म्स के बीच में फर्क क्या है, यही हमारे दुग्गल साहब को लगता है मालूम नहीं है। तो बॉस, ऑडियंस हमारे देश के वो इतने समझदार है, उनको पता है कि धुरंधर जो है ये पूरी तरह से रियल नहीं है, इसमें बहुत सारे फिक्शनल एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा अली मजारी, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। बात बिल्कुल सही है कि एक कैरेक्टर फिक्शनल है और कुछ चीजें जो है वो फिक्शनल है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि धुरंधर जो सच्चाई को दिखाता है वो बहुत ही मतलब फिक्शनल और बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाता है। ये बात ऑडियंस को पता है, ऑडियंस नोज इट। और शायद आपने ये भी गौर नहीं किया होगा मिस्टर दुग्गल साहब कि यहां पर जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उनके नाम को थोड़ा सा बदला गया है, आपने शायद ये भी गौर नहीं किया। और भाई दूसरा पॉइंट उनका, वो क्या कह रहे थे कि 26/11 अटैक को इस फिल्म में दिखाने की क्या जरूरत थी, अगर दिखाया तो तुकाराम ओंबले का कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया गया, वहाँ के पुलिस और आर्मी ने जो किया, मतलब इंडिया में जो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस उन्होंने करने की कोशिश करी, जिस तरह से उन्होंने अजमल कसाब को धरा पकड़ा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों वहाँ पर ये पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड्स और ये टेररिस्ट मिलकर अल्लाह अकबर कर रहे थे, वो पाकिस्तान के नारा क्यों नहीं लगा रहे थे, वगैरह वगैरह, ये सब 26/11 को लेकर यहाँ पर ध्रुव राठी ने सवाल उठा लिया। तो भाई साहब, आपको तो सिनेमा की समझ है नहीं, आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा और पॉलिटिक्स का समझ है। आपने अपने करियर में ज़्यादातर पॉलिटिकल वीडियोस बनाए, कांग्रेस का चमचागिरी किया आपने, आम आदमी पार्टी का चमचागिरी किया आपने, बांग्लादेश और पाकिस्तान का चमचागिरी आपने हमेशा अपने वीडियो पर आपने किया है। तो भाई साहब, आपको सिनेमा की समझ नहीं है तो आप सिनेमा के बारे में बातें क्यों करते हो, अपने मजाक काहे उड़ाते हो भाई? तो पहली बात, ये सिनेमा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है? ये सिनेमा पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। लियारी टाउन में बेस्ड है ये सिनेमा, लियारी टाउन में। ये सिनेमा मुंबई में बेस्ड नहीं है, ओके? तो लियारी टाउन में एक भारतीय गनमैन, एक अननोन गनमैन, एक स्पाई जिसका रोल या रणवीर सिंह प्ले कर रहे हैं, हमजा अली मजारी, तो उस नाम को लेकर ये यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, लियारी टाउन में आते हैं, रहमान डकैत के गैंग में इन्फिल्ट्रेट होते हैं। और इनका क्या काम है? इंटेल्स देना। तो 26/11 से पहले काफी उन्होंने इंटेल्स भेजा भारतीय सरकार को, लेकिन भारतीय सरकार ने उन इंटेल्स को सीरियसली नहीं ली, जिसके कारण 26/11 अटैक हो गया और भारतीय सरकार ने कुछ नहीं किया।
और उसके बाद भी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेने से इनकार कर दिया। यह बात सही है। तो उसी चीज को जब वहां दिखाया जा रहा है तो इन भाई साहब को क्या तकलीफ है? भाई क्या तकलीफ है इन भाई साहब को? मुझे अभी तक समझ नहीं आई। आप में से कोई मुझे जरूर समझाए कि इन भाई साहब को तकलीफ क्या थी। और खासकर जो ध्रुव राठी के बहुत बड़े मतलब वो चमचे हैं या बहुत बड़े भक्त हैं, खासकर आप लोगों से पूछ रहा हूं कि उस सीन में ऐसी क्या तकलीफ थी आप लोगों को कि ध्रुव राठी को ये सारी बातें बोलनी पड़ी। और भाई ये अटैक्स ऑफ 26/11 थोड़ी है जो या पाकिस्तानी जो या सॉरी भारतीय पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा। अटैक्स ऑफ 26/11 जो रामगोपाल वर्मा साहब ने बनाया था, उस सिनेमा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि पुलिस वाले वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर से क्या गुजरा, उनके लिए काम कितना मुश्किल था, उनके रोल्स के बारे में या रामगोपाल वर्मा दिखा रहे थे। और उसके बाद भी इस 26/11 को लेकर बहुत सारी फिल्में बन गई है। एक वेब सीरीज भी बनी थी जहां पे डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा था। मुंबई डायरीज जो बनी थी, मोहित रैना, आपको तो याद ही होगा। तो वहां पर डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स को किन तकलीफों से, किन हालातों से गुजरना पड़ा था 26/11 अटैक की वजह से। और बहुत से फिल्में तो ऐसी भी बनी 26/11 के ऊपर जहां पर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को बताया गया कि एक आध जो महिला टूरिस्ट है उनको कैसे मतलब उनकी जान पर कैसे खतरा आई, उनको किस मुश्किल से गुजरना पड़ा। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज ऑलरेडी 26/11 को लेकर बन गई। तो धुरंधर ये सिनेमा पहले तो पाकिस्तानी टेररिज्म को इन्फिल्ट्रेट करके खत्म करने के बारे में है और ऊपर से लियारी टाउन के बारे में है। तो उसी के साथ ये 26/11 बहुत ऑर्गेनिकली यहाँ पर उभर के आता है। तो जब 26/11 की अटैक हो रही थी तब पाकिस्तान के जो तमाम टेररिस्ट, तमाम हैंडलर्स, तमाम जो अंडरवर्ल्ड वाले जो लोग थे वो कैसे महसूस कर रहे थे और उनका टेररिस्ट से क्या बातचीत हो रही थी। अगर आपने सिनेमा को देखा है तो आपने ये तो जरूर मतलब नोटिस किया होगा कि एक सीन था जब पूरा बैकग्राउंड को लाल करके वहां पर एकदम रियल डायलॉग्स को आप दिखाया गया था कि हैंडलर्स और इन टेररिस्ट के बीच क्या बात हो रही थी, क्या बातचीत हो रही थी। और कुछ हद तक उस सीन में उस चीज को रिक्रिएट भी किया गया, किस तरह ये मेजर इकबाल, रहमान डकैत और बाकी सारे जो अंडरवर्ल्ड जो लोग थे बैठे थे वहां, वो किस तरह से उन चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त हमजा अली मजारी वहां खड़े थे और उनका रिएक्शन भी आप देख रहे थे कि उनको कैसा लग रहा था। हालांकि वो कैरेक्टर फिक्शनल है, लेकिन ये जो हैंडलर और टेररिस्ट के बीच बातें हो रही थी, क्या ये चीज फिक्शनल है? क्या ये चीज कभी हुआ नहीं? ये चीज हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? तो फिर ये दुग्गल साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि ये चीज कभी हुआ ही नहीं है? और भाई इस सिनेमा को इस दुग्गल साहब ने कभी देखा ही नहीं। पहली बात, उनको सिनेमा की समझ नहीं, और दूसरी बात, उन्होंने सिनेमा को देखा नहीं। अगर सिनेमा को उन्होंने देखा होता तो उनको इतना तो जरूर समझ में आ गया होता कि साफ साफ भाई लियारी टाउन में दिखाया जा रहा है कि वहां के पॉलिटिशियंस जो है उनको देश से कहीं ज्यादा अपने सियासत से मतलब है, अपने पैसों से मतलब है और अपने पावर और पोजीशन से मतलब है। और रहमान डकैत जो है वो एक बलोच है जो मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद कभी कहता नहीं है, क्योंकि वो बलोच है। वाले बलोचिस्तान वाले, उनको पाकिस्तान से कितना नफरत है यह हिस्ट्री अब तक दुनिया के सारे लोगों को पता लग चुका है, और उन लोगों को भी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन ये दुग्गल साहब को अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ आता? भाई सिनेमा में क्या दिखाया जा रहा है, कौन सा फैक्ट्स एस्टैब्लिश किया जा रहा है, सिनेमा को देखकर आप उस हिसाब से जज कीजिए। लेकिन भाई साहब ये कहां से जजमेंट ला रहे हैं और अल्लाह अकबर ये क्यों कह रहे हैं? अरे भाई ये पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों कहेंगे भाई? तो मतलब सिनेमा को देखिए और समझ लीजिए ना, मतलब कुछ भी। और भाई ध्रुव राठी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इस सिनेमा में हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया गया है, मुस्लिम हेट्रेड और इस्लामोफोबिया फैलाया गया है। भाई ये सिनेमा इंडिया पाकिस्तान के जंग का है। ये सिनेमा कभी भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल का नहीं था, ये इंडिया पाकिस्तान के जंग का है। या हिंदू मुस्लिम का एंगल कहां से आ गया भाई?
इंडिया पाकिस्तान का एंगल है, हिंदू मुस्लिम का एंगल कहाँ था, दिखाइए आप। और फिर वो क्या कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने कभी मतलब भारतीय सरकार ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि उन्होंने स्पाई भेजा पाकिस्तान में, तो ऐसा चीज उन्होंने कैसे दिखा दिया। अगर स्पाई उन्होंने भेजा होता तो उन्होंने सबको बता दिया होता, सारे अखबारों में छप गया होता कि ये स्पाई पाकिस्तान में जाके इन्होंने ये कांड किया, वो कांड किया, ये सब सबको पता लग जाता। मतलब इनके ख्याल से जो भी स्पाई भारतीय सरकार पाकिस्तान में भेजते हैं, उस स्पाई को भेजने से पहले पूरी दुनिया को माइक में अनाउंस करके बताना चाहिए कि देखिए भाई साहब, हम इस स्पाई को पाकिस्तान में भेज रहे हैं। ऐसे माइक में अनाउंस करके बता देना चाहिए। इनके हिसाब से दुनिया के सारे सरकार, दुनिया के जितने भी सारे देश हैं, सब लोग अपने अपने स्पाई को दूसरे देशों में भेजते हैं, वो भी सबको बता के, सबको चिल्ला चिल्ला कर अनाउंस करके। भाई साहब, ये किस दिमाग का बना है भाई। और दुग्गल साहब के लगता है भेजे में कोई अक्ल ही नहीं है। माने भगवान ने इनको भेजा तो भेजा, लेकिन इनके भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। मतलब कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? एस्पियोनाज का पूरा प्रोसेस कंप्रोमाइज नहीं हो जाएगा अगर आप बता बता के ऐसे भेजोगे तो। मतलब कोई कॉमन सेंस है कि नहीं? ये स्पाई ये होते क्यों है, इनको भेजा क्यों जाता है? ताकि ये छुप कर कोवर्ट तरीके से दूसरे देश का कोवर्ट इंफॉर्मेशन निकाल के अपने देश के सरकार को दे सके। यही मतलब है ना स्पाई का। हाँ, तो इसमें ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलेंगे कि भाई हमने भेजा, हमने भेजा। और ऊपर से ये क्या कह रहे कि ये गनमैन, अननोन गनमैन, ये क्रिमिनल्स है, इनको क्यों भेजा जा रहा है? आपने कभी सुना है कि किसी सरकार ने कभी अपने क्रिमिनल्स को भेजा है? सरकार ने कभी क्रिमिनल्स को स्पाई करते हुए नहीं, स्पाइंग के लिए नहीं भेजा, ये नहीं भेजा। अबे साले मादर चोद, तू कौन से जनरल नॉलेज की बात कर रहा है बे? तू इतिहास नहीं पढ़ता है क्या? बहुत सारे देशों ने ये दावा कर चुके हैं कि वो कभी कभार अपने मुल्क के क्रिमिनल्स को वो ऐसे ट्रेन करते हैं ताकि उनको बाहर भेज सके एज अननोन गनमैन और एज स्पाइस। बहुत सारे देशों ने इस बात का दावा किया है और बहुत से ऐसे किताब भी छपे हैं जहां पर ये चीजें हैं, डिटेल में समझाया गया है, बताया गया है। ये कौन से दुनिया में बसता है बे? इसको एस्पियोनाज के बारे में कोई कॉमन सेंस नहीं है, सिनेमा के बारे में कोई कॉमन सेंस नहीं है। और हाँ, सिनेमा के रिलीज होने से पहले से ही और अभी तक ये वायलेंस की बातें किया जा रहा है कि भाई या वायलेंस क्यों दिखाया जा रहा है। और अगर आपको ये वायलेंस पसंद आई हो तो आप मेंटली रिटार्डेड हो, आप तो साइकोपैथ हो, आप पागल हो, आपको पागल खाने में होना चाहिए, वरना आप किसी को भी काट दोगे, किसी का भी खून कर दोगे। आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। अबे साले मादर चोद, तुझे सिनेमा की कोई समझ नहीं है, तू वायलेंस की बात करता है। और भाई कई साल पहले जब गैंग्स ऑफ वजीरपुर को तूने प्रमोट किया था, तब तेरे को याद नहीं था कि उस सिनेमा में कितना वायलेंस है? इससे पहले भी बहुत सारे वायलेंट सिनेमा को तूने देखा, उनको तूने खुलेआम प्रमोट किया, तब तूने तो कभी नहीं बोला कि भाई वायलेंस से समाज हिल सकता है या वायलेंस से समाज को एक खराब मैसेज जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वायलेंट फिल्में बनी थी, जैसे कि फिराक, परसानिया, जो कि स्ट्रिक्टली ए रेटेड सिनेमा थी, फिराक, परसानिया। तब ये बातें कहाँ गई बे? इन दोनों फिल्मों को मास्टरपीस माना जाता है। कहाँ गया था तेरा अक्ल? कहाँ गया था? और फिर राठी साहब इस सिनेमा को प्रोपेगेंडा बता रहे थे कि बॉस इस सिनेमा को सरकार ने फंड किया, इस सिनेमा को सरकार ने पूरी तरह से फंडिंग की है, बीजेपी सरकार ने सिनेमा को फंडिंग की है, जानबूझकर लोगों को झूठ बता रहे। तो पहली बात, इस सिनेमा को सरकार ने फंड किया नहीं है, इस सिनेमा को बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंपनीज ने फंड किया है और आदित्य धर ने इस सिनेमा को खुद फंड किया। हाँ, ये बात सही है कि आदित्य धर जो है वो राइट विंग वाले हैं, लेकिन इस सिनेमा को किसी भी एंगल से किसी भी बीजेपी मेंबर ने फंड किया नहीं, और ना ही किसी भी बीजेपी मेंबर ने या किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन ने इस सिनेमा को कहीं पर भी प्रमोट किया है।
और ना ही मोदी साहब ने इस सिनेमा को प्रमोट किया। तो ये बीजेपी वाली फिल्म कैसे बन गई, मेरे को समझ नहीं आई। और एक नाम था, एक जर्मन फिल्म मेकर जो हिटलर के लिए काफ़ी फिल्में बनाते थे और उनके सिनेमा को एडोल्फ हिटलर खुद मतलब फंड करते थे, प्रमोट भी करते थे। लेनी राइफेनस्टॉल ऐसा कुछ नाम था, लेनी राइफेनस्टॉल, हाँ, जिन्होंने बहुत सारे से प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई। तो आदित्य धर को इंडियन लेनी राइफेनस्टॉल बार बार बताया जा रहा है। भाई कहाँ लेनी राइफेनस्टॉल और कहाँ आदित्य धर साहब, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेनी राइफेनस्टॉल को लेकर बहुत सारे मतलब कंट्रोवर्सीज है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रही है ये महिला, जिसने हिटलर के लिए सिनेमा बनाई, जिसने मतलब एडोल्फ हिटलर को अपने सिनेमा में हमेशा प्रमोट किया। लेकिन धुरंधर में आदित्य धर ने ऐसा कौन से सीन में कहा था कि ये जो मोदी साहब है ये कभी कुछ गलत काम कर नहीं सकते, या फिर मनमोहन सिंह गद्दार है? क्योंकि ऐसा दावा हमारे ध्रुव राठी साहब ने उठाया, ऐसा दावा उन्होंने किया कि वहाँ पर मतलब मनमोहन सिंह को गद्दार कहा गया है और मोदी साहब की पूजा की गई है। अगर ये सच है तो आप मुझे दिखाइए कि धुरंधर के कौन से सीन में मोदी साहब का पूजा किया गया या मनमोहन सिंह को गालियां दी गई। भाई ऐसा कहा था, ऐसा कहा बोला गया है, आप मुझे बस दिखाइए। भाई आदित्य धर विवेक रंजन अग्निहोत्री से भी एकदम अलग है। आप कह सकते हो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जो है वो एक तरह का प्रोपेगेंडा प्रमोट करते हैं राइट विंग के लिए, लेकिन आदित्य धर ने बहुत ही फिक्शनल तरीके से अपनी बात बताई है। हाँ, उन्होंने बीजेपी के कुछ वीक पॉइंट्स को उन्होंने छुपाया, ये बात सही है, लेकिन बीजेपी की कमजोरी को भी आदित्य धर ने सिनेमा में दिखाया। कांदाहार ये प्लेन जब हाईजैक हुआ था तब किसकी सरकार थी? बीजेपी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार थी, तो वो तो असफल हुए थे। और कांदाहार एयरपोर्ट में ये जो डीलिंग हुई इसको बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। तो आदित्य धर ने अपने सिनेमा में बीजेपी की फेलियर को भी दिखाई, यहाँ तक कि उनका पिछला जो सिनेमा निकला था आर्टिकल 370 जो उनका प्रोडक्शन था, वहाँ भी बीजेपी के फेलियर को कुछ हद तक आदित्य धर ने दिखाया था। तो अगर ये आदित्य धर लेनी राइफेनस्टॉल है तो वो बीजेपी के फेलियर को मेंशन क्यों कर रहे हैं? और क्यों अपने किसी भी सिनेमा में उन्होंने कभी मोदी जी की जय जय नहीं बोला? मोदी जी का नाम उन्होंने इस्तेमाल तो कभी किया ही नहीं है, डायरेक्टली कभी मोदी जी का नाम इस्तेमाल नहीं किया, ना ही डायरेक्टली कभी मनमोहन सिंह को उन्होंने गद्दार बोला, खराब बोला। भाई किसी भी कांग्रेस लीडर का नाम डायरेक्टली इस सिनेमा में इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो इस बंदे को ना फिक्शन और रियलिटी के बीच में फर्क खुद पता नहीं, और ये दर्शकों को समझाते हैं कि फिक्शन और रियलिटी में फर्क क्या है। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, मतलब इनसे कुछ होगा नहीं। ये और भी ऐसे काफी बकवासें करते जाते हैं जिनका भाई साहब कोई मतलब ना बनता नहीं है, कोई मतलब बनता नहीं है। ये दर्शकों को गाली देते हैं, दर्शकों को बेवकूफ कहते हैं। मतलब ये ध्रुव राठी मतलब कंस्टेंट डिनाइल में रहना चाहते हैं और दर्शकों को गालियां देने में ये दर्शकों को गालियां देने में ये माहिर है और इसी में व्यस्त है। अपना कमेंट सेक्शन को उन्होंने डिसेबल कर दिया। क्यों? क्योंकि काफी दर्शकों से उनको गालियां मिल रही है। अपने कमेंट सेक्शन को फिल्टर करके उन्होंने सिर्फ उन्हीं कमेंट्स को रखा है जो उनके तारीफ में की गई है। मतलब अगर आपके तारीफ में कोई बात की जाए तो वो दर्शक इंटेलेक्चुअल है, वो दर्शक पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो वो दर्शक जो है वो प्रोपेगेंडिस्ट्स है, वो क्रिमिनल्स है, वो साइकोपैथ्स है। वाह, क्या थॉट प्रोसेस है आपकी। अगर आपकी बात कभी मानी जाए ना तो उस दिन हमारा सरकार तो क्या, हमारा पूरा देश इतना नीचे गिर जाएगा कि हमारे पास और कोई तरीका बचेगा ही नहीं। हम सब कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे उस दिन। और ये ध्रुव राठी साहब ये वाईआरएफ स्पाई फ्रेंचाइजी की बहुत तारीफ करते हैं। कभी आपने सुना है कि ध्रुव राठी साहब ने कभी किसी वाईआरएफ स्पाई फिल्म्स को उन्होंने कुछ खराब बोला हो या घटिया बोला हो?
क्या वायरल स्पाई यूनिवर्स में हर एक सिनेमा बहुत बढ़िया था? क्या उनका कोई सिनेमा खराब नहीं था? क्या वॉर 2 खराब फिल्म नहीं थी? क्या टाइगर 3 खराब सिनेमा नहीं था? क्या पठान क्वालिटी वाइज खराब सिनेमा नहीं था? पर उन्होंने इन सिनेमा को वो गालियां क्यों देंगे? क्योंकि इस सिनेमा में तो एक रॉ एजेंट को विलेन दिखाया जाता है, कभी आईएसआई को विलेन नहीं दिखाया जाता, बल्कि आईएसआई के साथ रॉ एजेंट की तो भाई प्यार मोहब्बत होता है, अमन की आशा, प्यार मोहब्बत, यही तो सारी चीजें वायरल स्पाई फ्रेंचाइजी प्रमोट करती है। उनको इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, उनको इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान को विलेन कहीं पर दिखाया जाए, अगर उनकी सच्चाई कहीं पर सामने आ जाए, तो इनकी फटती है। लिटरली बॉस, इसने व्यूज कमाने के लिए उन्होंने जो मन चाहा बोल दिया, मतलब जो मन चाह उसने जो चाह बोल दिया। और भाई ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की बात करता है ना। पद्मावत के समय में उन्होंने कहा था कि अगर पद्मावत हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रही है तो आप अपनी मर्जी फिल्म बनाइए, आप सच्चाई दिखाइए, ये सारी बात कर रहे थे ना जब पद्मावत बनी थी। और अब जब धुरंधर बनी है तो इनकी इतनी गाड़ क्यों फट गई? भाई इनकी गाड़ क्यों फट गई? उस वक्त पद्मावत के समय में उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्में कभी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, हिस्ट्री को बदल नहीं सकता, तो धुरंधर ने हिस्ट्री को बदल दी। ऐसा दावा ये क्यों कर रहे हैं? तो बॉस, उनकी किसी बातों का कोई कॉमन सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। इस बंदे को सीरियसली लेना बॉस उनका काम है, जिनमें कोई कॉमन सेंस नहीं बची हो, जस्ट लाइक ध्रुव राठी। तो भाई साहब, आप ध्रुव राठी के फैन हो कि नहीं, ये आप बेहतर जानते हो, ठीक है? तो आपका क्या लेना देना है ध्रुव राठी को लेकर, उनके वीडियो को लेकर, उनके बवंडर को लेकर और इस सिनेमा को लेकर? आप अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।